हाय एवरीवन, मैं हूं सुधीर और आप सभी का जीके मिलियन पर स्वागत है। मैं आपको कंप्यूटर विषय पढ़ा रहा हूं। जब मैंने आपको कंप्यूटर विषय पढ़ाना प्रारंभ किया तो सबसे पहले मैंने इस विषय के अंतर्गत आप सभी को इसके पाठ्यक्रम से परिचित करवाया और हमने वहां पर देखा कि कंप्यूटर के विषय के अंतर्गत हमें मुख्यतः 10 टॉपिकों को पढ़ना होता है। 10 टॉपिकों को पढ़ना होता है, जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक जो था वो था कंप्यूटर का उद्भव और विकास। तो हम कंप्यूटर के उद्भव को पढ़ चुके हैं और साथ में यहाँ पर किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं मैंने आप सभी को इससे परिचित भी करवाया। और आज हम शुरू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे क्या, कंप्यूटर के पहले टॉपिक के अंदर ही हम पढ़ेंगे और यहाँ में हमें पढ़ना क्या है, यहाँ पर कंप्यूटर का विकास। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपनी कक्षा शुरू करते हैं और हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कंप्यूटर का विकास। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कंप्यूटर के विकास को। तो सबसे पहले बात किया जाए कंप्यूटर के विकास के बारे में, तो कंप्यूटर के विकास को ना वर्गीकरण कर रखा गया, अर्थात कई आधारों का प्रयोग करते हुए क्या किया गया है कि कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण किया गया है। और यहाँ मुख्यतः आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण मुख्यतः 3 आधारों पर किया गया है। और ये 3 आधार कौन कौन से हैं? तो पहला आधार आपका है हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर। हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, ये पहला आपका ये हो गया। दूसरा आपका है कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं। और तीसरा आपका हो गया आकार और कार्य के आधार पर कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आप मुख्यतः आप देखेंगे कि हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर कंप्यूटर जो है मुख्यतः 5 प्रकार के बताए जाते हैं। और ये 5 प्रकार कौन है? इन 5 प्रकारों को या 5 भागों को यदि मैं कहूँ तो इसे पीढ़ी का नाम दिया गया है। पीढ़ी का नाम दिया गया अर्थात कुछ विशिष्ट समय में जो कंप्यूटरों का प्रयोग किया गया तो उस समय उन्हें क्या किया गया कि उन्हें पीढ़ी का नाम दिया गया। उदाहरण से मैं आपको यहाँ समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे 1942 से 1955 के मध्य में जो कंप्यूटर बने उन्हें बोला गया कि वो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे। इसके पीछे कारण क्या था? इसके पीछे कारण साधारण सा यही था कि इस पीढ़ी में जो भी कंप्यूटर को बनाने में हार्डवेयर का प्रयोग किया गया, दूसरे आने वाले पीढ़ियों में क्या हुआ, या तो उन्हीं हार्डवेयर का प्रयोग हुआ या तो उनके संशोधित रूप का प्रयोग हुआ या तो उसके स्थान पर किसी अन्य यंत्र का प्रयोग हार्डवेयर के रूप में हुआ। एक उदाहरण से मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि पहली पीढ़ी में आपने देखा होगा, किताबों में जब आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि यहाँ पर प्रोसेस करने के लिए एक युक्ति का प्रयोग, एक डिवाइस का प्रयोग होता था जिसे कहा जाता था वैक्यूम ट्यूब। वहीं पर हम जब दूसरी पीढ़ी में पढ़ते हैं, इसका समय यदि मैं बात करूँ दूसरी पीढ़ी का, तो ये है आपका 1955 से 64, ये है आपका दूसरी पीढ़ी। और यहाँ पर क्या हुआ कि वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर आप देखते हैं कि एक नए प्रकार के प्रोसेसिंग डिवाइस का प्रयोग होना प्रारंभ होता है और उसका नाम क्या होता है? आईसी चिप का प्रयोग होना प्रारंभ हो जाता है। तो मैं आपको सबसे पहले कंप्यूटर का विकास के वर्गीकरण को बता रहा था और इसके अंतर्गत हमने देखा कि 3 आधार पे इसको कंप्यूटर को बांट रखा गया है। और पहला आधार था आपका हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर, दूसरा था कार्य पद्धति के आधार पर और तीसरा है आकार और कार्य के आधार पर। तो हार्डवेयर के आधार पर हमने देखा मुख्यतः कि 5 प्रकार थे। अब 5 प्रकार को, ये जो 5 प्रकार है ये कौन कौन से थे, इन्हें पीढ़ी का नाम दे रखा गया था। पहली पीढ़ी कंप्यूटर, दूसरे, तीसरी, चौथी और 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर। उसी प्रकार हम बात करते हैं कि कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं। तो कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर मुख्यतः 3 तरह के होते हैं। और वो 3 प्रकार कौन कौन है? तो 3 प्रकार आपका है। एक पहला आता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है आपका डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर, जिसमें एनालॉग और डिजिटल इन दोनों प्रकार के कंप्यूटर का गुण समाहित होता है। उसी प्रकार मैं यदि बात करूं तीसरे आधार पर जो कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण किया गया, वो तीसरा आधार क्या है? यह है आकार और कार्य के आधार पर, अर्थात कंप्यूटर का आकार क्या है या किस प्रकार वह कार्य करता है, उसके आधार पर कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं। तो इसके अंतर्गत मुख्यतः जो कंप्यूटर है 5 प्रकार के होते हैं। वो 5 प्रकार कौन होते हैं वो हम देखते हैं यहाँ पर। ये 5 प्रकार आपको मिलेंगे। पहला है आपका माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा है मिनी कंप्यूटर, और तीसरा है मेन फ्रेम, चौथा है आपका सुपर कंप्यूटर और 5वां है क्वांटम कंप्यूटर।
तो सबसे पहले हम कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण को पढ़ रहे हैं और उसके अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम इसको ही पढ़ेंगे, उसके बाद हम अन्य जो वर्गीकरण किया गया है जिन जिन आधारों का हम उसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे और वहाँ पे कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर कंप्यूटर जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं और यहाँ पर जो इसका वर्गीकरण किया गया है, जो बांटा गया है, ये किस रूप में किया गया है, समय के अनुरूप में। एक विशिष्ट में जो प्रयोग हुए कंप्यूटर उन्हें पहली पीढ़ी का कंप्यूटर कहा गया और उसके बाद जो आते गए समय के अनुरूप में उनका फिर उन्हें अलग अलग पीढ़ियों का नाम दिया गया। और इसके पीछे मुख्यतः यदि देखेंगे तो यहाँ पर हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर ही इसका क्या किया गया है, 5 प्रकारों में बांटा गया है और इन्हें नाम दे दिया गया है किस चीज़ का, पीढ़ियों का। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी और 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले चीज़ देखते हैं कि पहली पीढ़ी कंप्यूटर कब प्रयोग हो रहे थे, किस समय प्रयोग हो रहे थे। तो यदि मैं पहली पीढ़ी कंप्यूटर के बारे में बात करूं तो 1942 से 55 ये जो समय था, इसके मध्य में इस समय जो कंप्यूटर बना इसे कहा गया कि ये पहली पीढ़ी के कंप्यूटर है। और दूसरा क्या है, 1955 से लेके 64 के मध्य में जो कंप्यूटर बने उन्हें कहा गया कि वो दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर है। उसी प्रकार 64 से 75 के मध्य में जो कंप्यूटर बने उन्हें कहा तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर और 75 से 79 के मध्य में जो कंप्यूटर बने उन्हें कहा गया कि वो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर है। और अंततः 1989 से अब तक वर्तमान समय में जो कंप्यूटर हम लोग प्रयोग करते हैं ये सारे के सारे कंप्यूटर जो है हमारे 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। यदि मैं साधारण सा आपसे प्रश्न पूछता हूं कि 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में आपको कौन कौन से हार्डवेयर देखने को मिलते हैं, तो आप कई लोग कहेंगे कि हार्डवेयर को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जाता है। वो 4 भाग कौन कौन होते हैं, एक होता है इनपुट डिवाइस, दूसरा होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात प्रोसेसिंग करने वाला डिवाइस, तीसरा हो गया आपका आउटपुट डिवाइस और चौथा हो गया आपका मेमोरी। तो मुख्यतः हम देख सकते हैं कि हमारा जो हार्डवेयर है ये 4 प्रकार के यंत्रों से मिलकर बना हुआ होता है। तो वर्तमान के कंप्यूटर में कुछ इस प्रकार के हार्डवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो हम सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, पीढ़ी। अब पीढ़ियों के बारे में मैंने आपको समय के अनुरूप इसे बांटा गया है और उन्हें पीढ़ी का नाम दिया गया है। मैंने आपको इस बात को भी समझाने का प्रयास किया। अब हम पढ़ते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस प्रकार के हार्डवेयरों का प्रयोग किया गया। हम उस सबको एक एक करके देखते हैं और यहाँ पर हम साथ में यह बात भी जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर आपके एग्जामिनर के द्वारा किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि पहली पीढ़ी कंप्यूटर में किन किन हार्डवेयर का प्रयोग किया गया कंप्यूटर को बनाने में। तो आप देख सकते हैं ये आपके सामने है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में यदि बात किया जाए तो सबसे पहला तथ्य होता है कंप्यूटर के अंदर में कि उसके प्रोसेसिंग करने का यंत्र कौन सा इस्तेमाल किया गया। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि इस पीढ़ी में बने कंप्यूटर में प्रोसेस करने वाले यंत्र के रूप में निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया। अर्थात प्रोसेस वर्तमान से में जो आप कंप्यूटर देखते हैं यहाँ पर प्रोसेसिंग का काम कौन करता है, तो आप कहेंगे माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पर प्रोसेसिंग का कार्य कर रहा है। पर उस समय जब पहली पीढ़ी में कंप्यूटर बने तो यहाँ पर प्रोसेस करने का कार्य कौन कर रहा था, अर्थात गणना करने का कार्य कौन कर रहा था, तो ये कर रहा था निर्वात ट्यूब। अंग्रेजी में कहा जाए तो इसे वैक्यूम ट्यूब भी कहा जाता है, वैक्यूम ट्यूब। साथ में याद क्या रखें कि इस समय क्या था कि इसे वाल्व के नाम से भी जाना जाता था, वाल्व भी इसे कहा जाता था। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाना ये चाहता हूँ कि ये जो आपका वैक्यूम ट्यूब कुछ इस प्रकार का दिखता था, कुछ इस प्रकार का ये वैक्यूम ट्यूब आपको दिखता था। आगे हम बात करते हैं और हम देखते हैं कि और किन किन हार्डवेयर का प्रयोग किया जा रहा था कंप्यूटर को बनाने के लिए। तो हम देखें इस चीज़ को। तो सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, फिर आगे मैं बात करता हूँ यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज के रूप में अर्थात प्राथमिक मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया जा रहा था।
पर वर्तमान समय में जो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर है वहां पर आप बताइए कि प्राइमरी मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो आप कहेंगे रैम का प्रयोग होता है सर, और दूसरा रोम का प्रयोग होता है। पर यहां पर पहली पीढ़ी में किसका प्रयोग हो रहा है? मैग्नेटिक ड्रम का। ये बात ध्यान रखिए, आपका एग्जामिनर हो सकता है साधारण सा प्रश्न बना दे कि बताइए कि प्राथमिक मेमोरी का मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग प्राथमिक मेमोरी के रूप में हो रहा था, ये बताइए कि किस पीढ़ी में इसका प्रयोग किया जा रहा था। तो आप क्या कहेंगे? इसका सही उत्तर क्या होगा? वहाँ यदि ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन दिए रहें तो आप पहली पीढ़ी का जो आपको जो ऑप्शन होगा आप उसका चुनाव करेंगे। आगे हम बात करते हैं, जैसे आगे क्या है? आगे ये है कि मुख्य मेमोरी, यहाँ पर जो मैंने लिखा ये जो है ना, डाटा और सॉफ्टवेयर के भंडारण के स्टोरेज के लिए पंच कार्ड और पेपर टैप का प्रयोग किया गया। मैं थोड़ा समझाता हूँ इसको। आप जानते हैं वर्तमान समय में हार्ड डिस्क का प्रयोग किया जा रहा है मुख्य मेमोरी के रूप में, पर यहाँ पर पहली पीढ़ी में जो कंप्यूटर बने तो यहाँ मुख्य मेमोरी के लिए किसका प्रयोग किया गया? पंच कार्ड का। और साथ में क्या है? पंच कार्ड भी एक प्रकार का मेमोरी था और पेपर टैप भी एक प्रकार का मेमोरी था, जिसका प्रयोग पहली पीढ़ी कंप्यूटर में किया जाता है किस रूप में? मुख्य मेमोरी के रूप में। साथ में कुछ और बातें मैं स्पष्ट कर दूं, कंप्यूटर मुख्यतः बने हुए किसके होते हैं? तो आप कहेंगे कंप्यूटर जो होते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संयोग से मिलकर बनता है। तो हम तो हार्डवेयर को समझ चुके हैं कि हार्डवेयर में पहली पीढ़ी में किन किन यंत्रों का प्रयोग किया गया, पर सॉफ्टवेयर किस प्रकार की स्थिति, पहली पीढ़ी में सॉफ्टवेयर की स्थिति क्या थी, हम इसको भी देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ आपका है कि सॉफ्टवेयर बनाने के लिए लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज का उपयोग किया जा रहा था। पहली पीढ़ी में कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर किस भाषा में बनाया जा रहा था? लो लेवल लैंग्वेज में, या फिर इसे आप कह सकते हैं कि इसे असेंबली लैंग्वेज भी कहा जाता है, और साथ में मशीन लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा था। मैं आपको थोड़ा स्पष्ट करता हूं कि वर्तमान समय में क्या है कि जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता है? सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है। लेकिन वर्तमान समय में हमारा जो कंप्यूटर है केवल और केवल मशीनी भाषा को ही समझ सकता है। तो क्या होता है, जब हाई लेवल लैंग्वेज में जब प्रोग्राम लिखा जाता है तो उसे क्या किया जाता है? ट्रांसलेटर की सहायता से उसे मशीनी भाषा में बदला जाता है, जिससे कंप्यूटर क्या होता है कि प्रोग्रामर के द्वारा दिए गए निर्देशों को आसानी से समझ पाता है और वह उसके अनुरूप कार्य करता है। उदाहरण के तौर पे एमएस वर्ड को बनाया गया हाई लेवल लैंग्वेज में, पर उसे क्या किया है? ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की मदद से उसे मशीनी भाषा में बदल दिया गया है, और वहाँ जो भी निर्देश बनाए गए थे उस प्रोग्राम के अंतर्गत में मशीन उसको समझ लेता है और आउटपुट के रूप में हमें वह परिणाम देता है। तो आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर हम देखें कुछ और चीज़ों को, जैसे यहाँ पर कुछ और बातें भी लिखा हुआ है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर जब बने तो आप देख सकते हैं कि इसका उपयोग जो था बहुत ही सीमित था। इसका उपयोग आप देखेंगे मुख्यतः आपको कहाँ पर? आपको वैज्ञानिक अनुसंधान में अर्थात साइंटिफिक रिसर्च में, या तो मिलिट्री के कामों तक ही सीमित था। एक साधारण सा प्रश्न मैं पूछता हूं, मैंने आपको बताया था, आपको पढ़ाया था उद्भव के अंतर्गत में कि कंप्यूटर का निर्माण हुआ कैसे, मैंने इसको आपको समझाया, और साथ में मैंने आपको कुछ बातें आ ही बताई थी कि एक्चुअली कंप्यूटर का निर्माण हुआ कहाँ। तो क्या आप बता सकते हैं कि कंप्यूटर का निर्माण किस देश में हुआ? तो आप में से कई लोग बोलेंगे कि इसकी जन्मभूमि है अमेरिका, अर्थात कंप्यूटर का निर्माण अमेरिका में हुआ और उसके बाद पूरे विश्व में लगभग फैल गया। वहीं से तकनीक आई विभिन्न देशों के पास में, और वो सब भी क्या किए करने लगे? कंप्यूटर का निर्माण करने लगे। तो यहाँ जो कंप्यूटर बने वो बहुत ही सीमित क्षेत्र तक ही क्या था कि इसको रखा गया था। तो बस इतना याद रखेंगे। बस यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न पूछ सकता है कि यहाँ पर कुछ ऐसे कंप्यूटर बने जो बहुत विशिष्ट थे जिसका नाम याद रखना बहुत ही आवश्यक है। तो देखिए, हाँ, यहाँ पर कई सारे कंप्यूटर बने हैं जिनका जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके लिए, जैसे इनियाक हो गया, कुछ यूनिवैक और IBM। पहली पीढ़ी कंप्यूटरों के ये उदाहरण है, इनियाक, यूनिवैक और ये IBM 650। ये जो है ये आपका पहली पीढ़ी में बनाए गए कुछ कंप्यूटर है। जैसे इनियाक के बारे में खास बात क्या है कि ये दुनिया में बनाया गया पहला आधुनिक कंप्यूटर है, या आपसे कह सकते कि ये पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक था, अर्थात बिजली पे चलने वाला कंप्यूटर था। उसी प्रकार यूनिवैक के बारे में यदि मैं कहूँ तो यह
क्या था कि ये पहला कंप्यूटर था जो व्यावसायिक स्तर पे उपलब्ध करवाया गया, अर्थात इस कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ पर होना शुरू हो गया था, व्यावसायिक स्तर पे। और आईबीएम तो उस समय आप जानते हैं कि तकनीकी व्यापार में सबसे आगे था, अव्वल था, और वो क्या कर रहा था, कई सारे रिसर्च ऑर्गेनाइज कर रहा था कंप्यूटर के निर्माण में। तो यहाँ पर आईबीएम का ही बहुत बड़ा सहयोग था कंप्यूटर के बनाने में। आइए हम देखते हैं कुछ और बातों को भी यहाँ समझते हैं कि पहली पीढ़ी में हमें और किन चीज़ों को जानना होगा। पहली की पीढ़ी में हमें कुछ और चीज़ जैसे जानना है कि हाँ जो कंप्यूटर बने उसमें क्या क्या और विशेषताएँ थी। तो याद क्या रखें कि यहाँ पर जो कंप्यूटर बने उसमें क्या था कि जिसे गणना करने की क्षमता थी उसका मापन जो था वह मिली सेकंड में किया गया, बस इतना ही याद रखें। यहाँ पर साथ में एक याद रखें, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए याद रखना क्या चाहिए कि असेंबली लैंग्वेज का आविष्कार डॉक्टर ग्रासहॉपर ने किया। अब जब इन्होंने असेंबली लैंग्वेज का निर्माण कर दिया तो आप देख सकते हैं कि उसके बाद आप देखेंगे क्या कि प्रोग्राम को लिखना अत्यंत क्या हो गया, थोड़ा सरल हो गया, आसानी से प्रोग्राम को लिखा जाने लगा। हम यहाँ पर कुछ और बातें भी देखते हैं कि यहाँ पर कुछ और चीज़ें, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इसका प्रयोग बहुत ही सीमित क्षेत्र के लिए हो रहा था। अब वहाँ मैंने बताया कि केवल साइंटिफिक रिसर्च या तो फिर मिलिट्री के काम तक ही सीमित था, लेकिन 1942 से लेके 55 तक जो कंप्यूटर बने उन्हें क्या कहा गया, वो पहली पीढ़ी कंप्यूटर है। तो आप देख सकते हैं प्रारंभ में जो भी कंप्यूटर बने अर्थात 1942, 45, 46 के आसपास जो कंप्यूटर बने 50 तक में, तो यहाँ पर इसका कार्य बहुत सीमित था, साइंटिफिक रिसर्च तक ही सीमित था और मिलिट्री के कामों तक सीमित था। लेकिन 50 के बाद जो कंप्यूटर बने ना, उनका प्रयोग कहाँ पर किया जाने लगा, पेरोल प्रोसेसिंग और रिकॉर्ड रखने में। पेरोल मतलब जो वेतन दिए जाते हैं उसका रिकॉर्ड रखने में, और साथ में कुछ अन्य डाटाओं का रिकॉर्ड रखने में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाने लगा था। तो पहली पीढ़ी के अंतर्गत हमने यह देखा कि किन किन हार्डवेयर का प्रयोग किया गया था कंप्यूटर को बनाने में, या हमने देखा कि सॉफ्टवेयर के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया जा रहा था, या हमने देखा कि मेमोरी में किन यंत्रों का प्रयोग किया जा रहा था। तो अब उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और हम दूसरी पीढ़ी को देखते हैं। दूसरी पीढ़ी में हमने बताया था कि इसका समय क्या है कि 1955 से 64 के मध्य में जो कंप्यूटर बने उन्हें क्या कहा गया कि ये दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर है। तो पहली पीढ़ी की और दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में अंतर क्या है, तो अंतर इतना है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में जिस हार्डवेयर का प्रयोग किया गया, दूसरी पीढ़ी में जो कंप्यूटर बने या तो पहली पीढ़ी के हार्डवेयर का संशोधित रूप का, या तो क्या है कि तकनीकी विकास होने के बाद कुछ नए प्रकार के हार्डवेयर आए और उनका प्रयोग क्या हुआ कि दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर बनाने के लिए किया जाने लगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर में किन किन हार्डवेयरों का प्रयोग किया गया था। तो आप देख सकते हैं आपके सामने ये है, ये आपका है सेकेंड पीढ़ी के अंतर्गत में कि हम यहाँ पर हार्डवेयर के बारे में आपको जानकारी दी रखी है, साथ में सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी दी रखी गई है। जैसे हम पढ़ें, सबसे पहली चीज़ क्या है कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब की जगह पे आप देख सकते हैं, निर्वात ट्यूब की जगह पर हल्के ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा। अब जिससे क्या हुआ कि अब जो कंप्यूटर बने वह पहली पीढ़ी में बने कंप्यूटर से अपेक्षाकृत हल्के, छोटे और कम विद्युत खपत करने वाले थे। उसी प्रकार हम बात कर सकते हैं कि इस पीढ़ी में जो कंप्यूटर बने उसमें प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज के रूप में, मैंने आपको पहले स्पष्ट कर दिया है, वर्तमान समय में जो कंप्यूटर है प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज के रूप में किसका प्रयोग होता है, तो आप कहेंगे रैम और रोम का। पहली पीढ़ी में किसका प्रयोग हो रहा था, प्राथमिक मेमोरी के रूप में, तो आप कहेंगे मैग्नेटिक ड्रम का। पर यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, तो यहाँ पर प्रयोग होगा सेकेंड पीढ़ी में मैग्नेटिक कोर का। तो आप देख सकते हैं कि इस पीढ़ी में जो कंप्यूटर बनाए गए उसमें प्राथमिक मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक कोर नाम का एक जो यंत्र था उसका उपयोग किया जाने लगा। साथ में डाटा और सॉफ्टवेयर के भंडारण के लिए मेन स्टोरेज के रूप में, जैसे मैं यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा हटाता हूँ, मेन स्टोरेज के रूप में किसका प्रयोग शुरू हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे मैं इसे हटा दूँ, आप देख सकते हैं मैग्नेटिक टैप का और मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग आरंभ हो चुका था। हम बात करें सॉफ्टवेयर के बारे में कि दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया गया, तो याद क्या रखें कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में हाई लेवल असेंबली लैंग्वेज का क्या हुआ
कि जो सॉफ्टवेयर थे हाई लेवल असेंबली लैंग्वेज में तैयार किया जाने लगा। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि लो लेवल लैंग्वेज को ही क्या कहा जाता है, असेंबली लैंग्वेज कहा जाता है। मशीनी लैंग्वेज अलग है, लो लेवल लैंग्वेज अलग है, पर लो लेवल लैंग्वेज को ही क्या कहा जाता है, असेंबली लैंग्वेज, या असेंबली लैंग्वेज को क्या कहेंगे आप, लो लेवल लैंग्वेज। और ये क्या है, ये आज वर्तमान समय में भी इनका प्रयोग किया जाता है सॉफ्टवेयर को बनाने में। अब निर्भर करता है कि किस प्रकार का सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर बनाए गए हाई लेवल असेंबली लैंग्वेज में तैयार किया गया। असेंबली लैंग्वेज के बारे में थोड़ी बात करूँ तो याद क्या रखें कि यहाँ पर जो लैंग्वेज, इस लैंग्वेज में क्या होता है कि निमोनिक्स कोड का प्रयोग किया जाता है और इससे सरलता आती है प्रोग्राम को बनाने में, क्योंकि निमोनिक्स कोड को याद रख पाना आसान होता है। इसी कारण से क्या है कि सॉफ्टवेयर का निर्माण करना, प्रोग्राम को लिख पाना आसान होता है मशीनी भाषा के तुलना में। आइए हम कुछ बातें और भी जानते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसी पीढ़ी में जो कंप्यूटर बने, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका प्रयोग जो था व्यवसाय जगत के साथ, उद्योग एवं व्यवसाय जगत में कंप्यूटर का प्रयोग आरंभ हुआ तथा नए प्रोग्रामिंग भाषा का विकास हुआ। अभी मैंने बताया आपको सॉफ्टवेयर जो बन रहा था हाई लेवल असेंबली लैंग्वेज भी बन रहा था, पर कुछ अन्य भाषाएं भी आने लगी। हाई लेवल लैंग्वेज का अब तक निर्माण हो चुका था और कुछ भाषाएं जो हाई लेवल लैंग्वेज में आपको कौन कौन है, एक कोबाल और दूसरा है फॉर्ट्रान। पर ये आपके अपने प्रारंभिक संस्करण में थे, ज़्यादा डेवलप नहीं हुए थे। आगे चल के क्या होगा, इनका विकास होगा और इनका प्रयोग क्या होगा, सॉफ्टवेयर को बनाने में किया जाने लगेगा। साथ में यहाँ पर जो कंप्यूटर की गति थी उसे माइक्रो सेकेंड में मापा जाता था। मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछता हूँ कि बताइए कि निम्न में से किस पीढ़ी में कंप्यूटर की गति को माइक्रो सेकेंड में मापा गया। तो आप क्या कहेंगे कि दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर जो बने उनका जो मापन था गति का, उसका माइक्रो सेकेंड में किया गया। वैसे यहाँ कई सारे प्रश्न आपको बन सकते हैं कि प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज के रूप में किसका प्रयोग हो रहा था, या मुख्य स्टोरेज के रूप में किस डिवाइस का प्रयोग हो रहा था, ये पूछ सकता है। या पूछ सकता है ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में। इस तरह के प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, मैं कुछ बातें आपको स्पष्ट करूँ। देखिए आपका ट्रांजिस्टर जो है कुछ इस प्रकार का आपका दिखता था। मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ आपके लिए। ट्रांजिस्टर कुछ इस प्रकार का दिखता था आपका। ये आपका रहा ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर कुछ इस प्रकार का आपका दिखता था। इसी का प्रयोग किस रूप में हो रहा था, प्रोसेसिंग के लिए। वर्तमान समय में माइक्रो प्रोसेसर का क्या कार्य करता है, गणना करेगा। पर दूसरी पीढ़ी में जो कंप्यूटर बने तो वहां पर प्रोसेस करने का कार्य कौन किया, गणना करने का कार्य कौन किया, ये कार्य कर रहा था। मैं आपको थोड़ा सा और बातें स्पष्ट करना चाहता हूं। जब पहली पीढ़ी में जो कंप्यूटर बने उनका आकार बहुत ही बड़ा था, गति बहुत ही कम थी और साथ में जो भंडारण की क्षमता थी बहुत ही अल्प थी। लेकिन जब दूसरी पीढ़ी में कंप्यूटर बनना प्रारंभ हुआ तो वहां पर आप देख सकते हैं कि नए नए यंत्र आने लगे थे हार्डवेयर के, और उनका प्रयोग किया जा रहा था कंप्यूटर को बनाने में। जिससे क्या हुआ कि अब क्या था कि कंप्यूटर का आकार धीरे करके छोटा होता चला गया, गति में सुधार हुई, अब भंडारण की क्षमता बढ़ती चली गई। यही कारण है कि क्या था कि सामान्य जीवन में भी क्या था, या व्यवसायिक स्तर पर भी क्या था कि यहाँ पर कंप्यूटरों का प्रयोग होना प्रारंभ हो गया था। हम आगे बढ़ते हैं और हम कुछ अन्य चीज़ों को भी जानने का प्रयास करते हैं। दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत और क्या क्या बदलाव आए हम यहाँ पर देखते हैं। जब कंप्यूटर बन गया, हार्डवेयर का प्रयोग हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया, तो यहाँ पर क्या क्या बदलाव आए दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर बनने के बाद। तो आप देख सकते हैं इस पीढ़ी के अंतर्गत जो कंप्यूटर बने उनका उपयोग बिलिंग में, बिल बनाने में, वेतन देने हेतु पेरोल बनाने में और साथ में इन्वेंट्री फाइल बनाने में कंप्यूटर का प्रयोग होना प्रारंभ हो गया। अर्थात साफ साफ है कि व्यवसाय जगत में इसका कंप्यूटर का प्रयोग प्रारंभ हो गया था, मतलब इसका उपयोग प्रारंभ हो गया था। मैं जूम कर दूं थोड़ा इसको, आप इसे देख सकते हैं बेहतर ढंग से। तो आप देख सकते हैं यह बिलिंग है, वेतन हेतु पेरोल बनाने में और साथ में इन्वेंट्री का तात्पर्य क्या होता है, तो बड़े व्यवसायी जो होते हैं उनके जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनकी वह सूची बनाते हैं, तो उन्हीं कहा जाता है। सूची बनाए क्या क्या है, तो उसे डिजिटली फॉर्म में जब कंप्यूटर में रखा जाता है तो उसे कहा जाता है कि वो इन्वेंट्री फाइल है। सारी वस्तुओं की यहाँ पर सूची होती है, उसके मूल्य होते हैं, उसका वजन होता है, सारी चीज़ों के रहते हैं। तो यहाँ पर इसे कहा जाता है कि ये इन्वेंट्री फाइल बनाया गया है।
आगे हम देखते हैं कुछ और बातें। जैसे आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर प्रश्न किस प्रकार के बनते हैं। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न मैंने आपको बताया कि हो सकता है आपसे एग्जामिनर ये पूछ ले कि ट्रांजिस्टर का प्रयोग निम्न से किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया, तो आप बताएंगे क्या, दूसरी पीढ़ी में। तो अब ट्रांजिस्टर के बारे में कुछ बातें हम लोग जानते हैं कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ। तो याद क्या रखिए, ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में बेल लेबोरेटरीज के जॉन वार्डेन, विलियम शाक्ले तथा वाल्टर ब्रेटन ने किया। ये बात ध्यान रखें कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार किस वर्ष हुआ और किसने किया। वैसे संभावना बहुत ही कम है क्योंकि 3 व्यक्ति मिलकर के एक यंत्र का निर्माण कर रहे हैं और साथ में एक लेबोरेटरीज का भी यहाँ पर सहयोग है। तो यहाँ पर प्रश्न बनने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है, पर इस चीज़ को आप जान ले, बस इतना ही काफ़ी होगा। साथ में मैं पूछूं कि ट्रांजिस्टर को बनाने में किस धातुओं का प्रयोग किया जाता है, तो आप क्या कहेंगे, किस एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है, तो आप क्या कहेंगे। तो याद क्या रखें कि यहाँ पर सिलिकॉन या जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन या जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है किसे बनाने में, ट्रांजिस्टरों को या सेमीकंडक्टर को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं कि तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि वहाँ पर किन हार्डवेयरों का प्रयोग किया गया और वहाँ पर हमारे एग्जामिनर के द्वारा किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, हम उन सारी चीज़ों को जानते हैं। आइए तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर देखें हम लोग किस प्रकार का है। तो 3rd जनरेशन, स्पष्ट कर दूं, हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण। सबसे पहला आधार पे हम बात कर रहे थे कि हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो कंप्यूटर मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। इसे समय के अनुरूप में बांटा गया और इसी समय को क्या नाम रखा गया, क्योंकि विशिष्ट प्रकार के हार्डवेयर का प्रयोग एक विशिष्ट समय में हो रहा था। इसी कारण से इन्हें कहा गया कि जैसे 1942 से 55 के मध्य में जो कंप्यूटर बने उन्हें कहा गया कोई पहली पीढ़ी के, उसके बाद जो बने दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं। तो हम यहाँ पर 3rd जनरेशन के बारे में बात कर रहे हैं और हम यहाँ पर जानेंगे कि यहाँ पर किन हार्डवेयर का प्रयोग किया गया कंप्यूटर को बनाने में। तो आइए देखते हैं एक एक करके। और सबसे पहले हम बात करते हैं, थोड़ा जूम कर दिया जाए इसे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर बने तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर के जगह पर क्या था, आईसी चिप। इसका पूर्ण रूप यदि हम पूछा जाए आपसे तो इसे कहेंगे आप इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इन सारे मतलब कि ट्रांजिस्टर की जगह पे आईसी चिप का प्रयोग शुरू हुआ। अब आईसी चिप का निर्माण किसने किया था, तो याद रखिए क्या कि जीएस किल्बी ने इसका आविष्कार किया था, इसका विकास किया था, जिससे अब क्या बदलाव आएंगे, अब जो कंप्यूटर बनेंगे उसमें क्या बदलाव आएंगे कि कंप्यूटर जो होंगे ना अब छोटे आकार के बनना शुरू हो जाएंगे। अब ये समय क्या है, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 1964 से 75 के मध्य में जो कंप्यूटर बने जो कंप्यूटर बने उन्हें कहा गया कि वो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर है। तो ये इस वर्ष, इस समय को याद रखना आवश्यक है आपके लिए। क्यों इस समय को आपके लिए आवश्यक इसे याद रखना, क्योंकि यहीं पर आपका कंसेप्ट डेवलप होगा और आपका एग्जामिनर जब प्रश्न यहाँ पूछेगा तो आप आसानी से इसको हल कर पाएंगे। जैसे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बदलाव क्या आया कि ट्रांजिस्टर की जगह पर आईसी चिप का प्रयोग किया गया। अब इसका निर्माण किसने किया, जीएस किल्बी ने किया। और इससे बदलाव क्या आया कि कंप्यूटर का कहना छोटे प्रकार के कंप्यूटर का निर्माण संभव हो गया। आइए कुछ और बातों को चीज हम जानने का प्रयास करते हैं कि आईसी चिप के बारे में। जैसे इससे पहले मैं हटा देता हूं। तो हम देख सकते हैं कि इस पीढ़ी कंप्यूटर में सबसे पहले आप देख सकते हैं कि एसएसआई अर्थात स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन अर्थात इस प्रकार की चिप का प्रयोग किया गया। लेकिन बाद में एलएसआई अर्थात लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का विकास हुआ, जिससे क्या हुआ जिसमें एक आईसी चिप में सैकड़ों इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण जैसे ट्रांजिस्टर या रजिस्टर हो गया, इन सारे जैसे ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर का निर्माण संभव हुआ। अर्थात मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं कि हुआ क्या ना कि जो आईसी चिप का जो प्रयोग शुरू हुआ, तो जो आईसी चिप क्या थे, आईसी चिप का प्रयोग ट्रांजिस्टर की जगह प्रयोग होना शुरू हुआ। तो यहाँ पे क्या थे, कई सारे आईसी चिप बनाए गए। एक आईसी चिप नहीं, कई सारे आईसी चिप का प्रयोग किया जा रहा था। तो
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली पीढ़ी तीसरी पीढ़ी में क्या हुआ कि एसएसआई प्रकार का आईसी चिप का प्रयोग हुआ, अर्थात स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। प्रारंभ में जो कंप्यूटर बने अर्थात 1964 में जो था 1964-65 के आसपास में जो कंप्यूटर बने, उसके बाद क्या था कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का विकास हुआ, इस प्रकार की चिप का विकास हुआ। और उसके बाद क्या था कि इसका प्रयोग प्रोसेसर के रूप में कंप्यूटर में किया जाने लगा। मैं आपको फिर से स्पष्ट कर दूं कि यहाँ पर जो ना आईसी जो चिप है ना, ये प्रोसेसिंग का कार्य कर रहा था कंप्यूटर में। तो आगे हम बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि प्राइमरी मेमोरी के रूप में किसका प्रयोग प्रारंभ हुआ। देखिए यहाँ पर आपको एग्जामिनर यदि प्रश्न बनाना चाहे तो सब बहुत ही बेहतर प्रश्न बना सकता है। और ये प्रश्न है कुछ इस प्रकार का कि देखिए आप इसको ज़रा देख लो, जिसे मैं हटा दूँ तो आप देख सकते हैं कि तीसरा में क्या है। यहाँ तीसरा में आपका कुछ इस प्रकार का है कि प्राइमरी मेमोरी के रूप में आप देख सकते हैं कि रैम का प्रयोग होना प्रारंभ हुआ, जिससे क्या हुआ कि कंप्यूटर के कार्य करने की गति बढ़ी। बहुत साधारण प्रश्न बनाएगा, बहुत सीधा प्रश्न बनाएगा, आपसे पूछेगा कि रैम का प्रयोग निम्न में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया, बस इतना ही पूछेगा। तो आप क्या कहेंगे कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर जो बने वहाँ पर रैम का प्रयोग किया जाने लगा था, क्योंकि रैम नामक ये जो युक्ति थी इसका निर्माण हो चुका था और इसका प्रयोग कंप्यूटर में एक प्राथमिक मेमोरी के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। आप जानते हैं कि वर्तमान समय में रैम जो है, वर्तमान समय में जो कंप्यूटर है उसमें रैम का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। डाटा को प्रोसेस करने में आप जानते हैं सीपीयू काम क्या करता है, सही प्रकार की गणनाएं करने के लिए, पर उसे सारी जानकारियां कहां से मिलती है, रैम से। रैम वह स्थान होता है जो डाटा को अस्थायी तौर पे क्या करता है, स्टोर करता है। लेकिन यहीं का डाटा का प्रयोग करते हुए आपका जो सीपीयू है वो गणनाएं करता है। तो बस ये बात ध्यान रखें कि तीसरी पीढ़ी में रैम का आविष्कार हो गया था और इसका प्रयोग कंप्यूटर में प्राथमिक मेमोरी के रूप में प्रयोग होना प्रारंभ हो गया था। साथ में आउटपुट और इनपुट डिवाइस, देखिए इनपुट और आउटपुट डिवाइस के रूप में किसका प्रयोग प्रारंभ हुआ, तो आप कहेंगे कीबोर्ड और माउस। ये वही समय है, यही समय इसी पीढ़ी में क्या हुआ कि कीबोर्ड का आविष्कार हो गया, माउस का आविष्कार हो गया और इसका प्रयोग हुआ किस रूप में, इनपुट डिवाइस के रूप में। इनपुट डिवाइस के रूप में इसका प्रयोग होना प्रारंभ हो गया। साथ में कुछ और बातें करें, जैसे डाटा एवं सॉफ्टवेयर के भंडारण में, जैसे मैंने आपको बताया ना कि प्राइमरी मेमोरी के रूप में रैम का प्रयोग हुआ, उसी प्रकार मुख्य मेमोरी के रूप में किसका प्रयोग हुआ, तो आप कहेंगे सेमी कंडक्टर स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग यहाँ पर प्रारंभ हो गया था। अर्थात इस समय जो था सेमी कंडक्टर स्टोरेज डिवाइस का निर्माण हो चुका था और कंप्यूटर में इसका प्रयोग किस रूप में किया जा रहा था, तो आप कहेंगे कि मुख्य मेमोरी के रूप में। वर्तमान समय आप बताइए, हमारा मुख्य मेमोरी कंप्यूटर में मुख्यतः आप कहेंगे हार्ड डिस्क होता है। हार्ड डिस्क में आपको क्या क्या मिलेंगे, हार्ड डिस्क में आप जो कोई कार्य करते हैं, डाटा का जो प्रोसेस होता है आप उसे कहाँ रखते हैं, तो आप कहेंगे हार्ड डिस्क में रखते हैं। आपका जो सॉफ्टवेयर है, जैसे विंडोज़ का आपका सॉफ्टवेयर कहाँ पर अपलोड रहता है, तो आप कहेंगे कि हार्डवेयर में, हार्ड डिस्क में अपलोड होता है। तो ये बात यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि डाटा एवं सॉफ्टवेयर के भंडारण के लिए मेमोरी के रूप में सेमी कंडक्टर स्टोरेज डिवाइस का विकास हुआ। प्रश्न साधारण पूछेगा कि बताइए सेमी कंडक्टर स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग मुख्य मेमोरी के रूप में किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था, तो क्या आप कहेंगे कि तीसरे जनरेशन में क्या किया गया कि इसका प्रयोग किया गया, सेमी कंडक्टर स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग किस रूप में हुआ, मुख्य मेमोरी के रूप में। आगे हम बात करते हैं कुछ और बातें, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार का यहाँ लिखा हुआ टाइम शेयरिंग। यहाँ पर कुछ तथ्य हैं आपके सामने, जैसे रिमोट प्रोसेसिंग, इसका तात्पर्य है दूर से बैठ के क्या है कि आप किसी कंप्यूटर को नियंत्रित कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार की अवधारणा का यहाँ विकास हो चुका था, इस प्रकार की युक्तियाँ आ चुकी थी, जिसके माध्यम से क्या था कि यहाँ पर एक स्थान में बैठ के दूर के स्थान से बैठ के भी कंप्यूटर को नियंत्रित किया जा सकता था। साथ में टाइम शेयरिंग, यहाँ पर क्या था, एक कंप्यूटर का प्रयोग कई लोग कर रहे थे। ये कुछ टाइम शेयरिंग कंसेप्ट होता है। मैं जब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डाटा कम्युनिकेशन के बारे में, तब हम लोग यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे, तो मैं यहाँ पर टाइम शेयरिंग के बारे में आपको विस्तार पूर्वक चर्चा करूँगा। साथ में मल्टी प्रोग्रामिंग के बारे में आप जान गए होंगे कि मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है, अर्थात यहाँ पर कई सारे प्रोग्राम अब आने लगे थे कंप्यूटर में। उदाहरण के तौर पे वर्तमान समय में आप जानते हैं कि MS वर्ड होता है, आपके कई सारा कार्य कर सकता है। MS वर्ड भी एक तरह का प्रोग्राम है, पावर पॉइंट भी एक तरह का प्रोग्राम है। या मैं बात करूं
एक्सेल एक तरह का प्रोग्राम है, तो ये मल्टी प्रोग्राम यहाँ पर कंसेप्ट शुरू हो गया था तीसरी पीढ़ी में। कुछ और बात कर लिया जाए कि तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर से क्या क्या बदलाव आए, यहाँ जो कंप्यूटर बने उसने किन किन क्षेत्रों में बदलाव लाया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंप्यूटर का व्यावसायिक और व्यक्तिगत उपयोग आरंभ हुआ। आपसे साधारण प्रश्न पूछेगा बताइए किस पीढ़ी कंप्यूटर का प्रयोग आम व्यक्तिगत रूप में प्रयोग किया गया, अर्थात किस पीढ़ी में किस पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग व्यावसायिक स्तर पर और व्यक्तिगत स्तर पर किया गया। तो क्या आप उत्तर कहेंगे कि थर्ड जनरेशन में क्या था कि जो कंप्यूटर बने उनका प्रयोग व्यवसाय के स्तर पे, व्यापार के स्तर पे किया जाने लगा, साथ में जो थे आम लोग भी थे क्या कि कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे थे। साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ आपको डेवलपमेंट होता दिखेगा, किसमें विकास होता हुआ दिखेगा, कहाँ पर, सॉफ्टवेयर में। जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ हाई लेवल लैंग्वेजों का निर्माण होगा, और वो कौन है, कुछ इस प्रकार का नाम है PL1 और PL1, पास्कल और बेसिक। आपने सुना भी होगा इन हाई लेवल लैंग्वेजों के बारे में, आपने सुना भी होगा। तो इन सारी भाषाओं का सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इन सारी भाषाओं का विकास कब हुआ, ये तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, तीसरी पीढ़ी में इनका विकास हो गया था। कुछ एग्जाम्पलों के बारे में हम बात करते हैं, कुछ उदाहरणों के बारे में बात करते हैं कि इस पीढ़ी में कुछ कंप्यूटर पे बता दिए सर कि कौन से कंप्यूटर बने जो हमको याद रखना आवश्यक हो जाता है। तो याद क्या रखें कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आपके सामने हैं। वो एग्जाम्पल क्या है कि IBM का सिस्टम का 360 NCR, ठीक है, एक तो कंप्यूटर है IBM सिस्टम 360 और दूसरा है NCR 395 और एक है बुरोग B6500। तो ये कुछ उदाहरण है, कुछ कंप्यूटर है जो तीसरी जनरेशन में बनाए गए थे, और ये अपने समय के सबसे बेहतरीन कंप्यूटर थे। इनकी गति अधिक थी कार्य करने की, साथ में इसकी प्रोसेसिंग की क्षमता बेहतर थी और बढ़ाने की क्षमता बेहतर थी, सॉफ्टवेयर डेवलप था। तो यहाँ पर इन कंप्यूटर के बारे में आप याद रखें कि यहाँ पर थर्ड जनरेशन में कुछ कंप्यूटर के बारे में आपको उदाहरण मैंने दिया है। साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर की जो गणना है ये नैनो सेकेंड में मापा जाने लगा। आपने पहले देखा दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर में कंप्यूटर गणना किस में की जाती थी, माइक्रो में। अब यहाँ नैनो सेकेंड में कंप्यूटर गणना की जाने लगी, ठीक है, मतलब कंप्यूटर की गणना नैनो सेकेंड में मापा जाने लगा। आइए कुछ और बातें करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप याद क्या रखेंगे कि 1964 से 75 के मध्य जो कंप्यूटर बने उन्हें कहा गया कि वो तीसरी जनरेशन के कंप्यूटर है, क्योंकि विशिष्ट प्रकार के हार्डवेयर का यहाँ प्रयोग किया जा रहा था। तो देखिए जरा इस चीज़ को, यहाँ पर क्या है कि ये जो आपका कुछ है इस प्रकार कि यहाँ पर 1965 में कहा जाता है कि यहाँ पर 1965 में आप देख सकते हैं कि 1965 में DEC, अर्थात ये एक प्रकार की कंपनी थी, DC इसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म हो गया, इसका फुल फॉर्म मैं आपको देख के बताऊंगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन है और इसका है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन, कुछ इस प्रकार का नाम है। मैं आपको इसको बाद में स्पष्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर इस बात करें डेक के द्वारा क्या किया गया कि पहला व्यापारिक मिनी कंप्यूटर इसका नाम क्या था, PDP-8 प्रोग्राम डाटा। देखिए PDP-8 इसका फुल फॉर्म क्या है, प्रोग्राम डाटा प्रोसेसर 8 का विकास किया गया। अर्थात पहला मिनी कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया, तो आप बोलेंगे कि डेक के द्वारा बनाया गया, डेक नामक कंपनी के द्वारा बनाया गया। और इस मिनी कंप्यूटर का नाम क्या था, तो आप कहेंगे PDP-8 शॉर्ट फॉर्म में, पर इसका पूर्ण रूप क्या होगा, फुल फॉर्म क्या होगा, प्रोग्राम्ड डाटा प्रोसेसर 8। तो 1965 में इस कंपनी ने, डेक नामक कंपनी ने क्या किया, एक मिनी कंप्यूटर का आविष्कार किया और वो क्या था, PDP-8। आप इसे याद रखेंगे। साथ में हम देखते हैं कि क्या बदलाव आए तीसरी पीढ़ी में जो कंप्यूटर बने, तो वहाँ पर क्या बदलाव आए, उनका प्रयोग कहाँ कहाँ प्रारंभ हुआ। वैसे तो आप समझ गए होंगे कि व्यापारिक स्तर पर इसका प्रयोग प्रारंभ हो चुका था, लोग भी आम जीवन में इसका प्रयोग करना प्रारंभ कर चुके थे, पर आगे हम देखते हैं कि कुछ और बातें कि यहाँ पर उपयोग वास्तविक रूप में कहाँ पर प्रारंभ हुआ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका उपयोग कहाँ हुआ। इस पीढ़ी में बने जो कंप्यूटर थे ना, उनका प्रयोग एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम में प्रयोग किया जाने लगा, क्रेडिट कार्ड बिलिंग में प्रयोग किया जाने लगा, मार्केट फोरकास्टिंग में प्रयोग किया जाने लगा। मार्केट फोरकास्टिंग आप समझ गए होंगे, ये जुड़ा हुआ है शेयर बाजार से, और यहाँ पर क्या होता है कि इंडेक्सेस जारी होते हैं। तो यहाँ पर मार्केट फोरकास्टिंग जो है यहाँ पर भी प्रयोग किया जाने लगा कंप्यूटर का। इस पीढ़ी में जो कंप्यूटर बने उनका इन क्षेत्रों में प्रयोग किया जाने लगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर कुछ अतिरिक्त बातें आपको है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे IC का फुल फॉर्म क्या होगा, तो आप कहेंगे इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसका आविष्कार किसने किया, अब मैं यहाँ पर थोड़ा स्पष्ट करता हूँ। जैसे यहाँ पर इसका नाम क्या है कि
1958 में जैक, मैंने आपको बताया था कि ना कि जे.एस. किल्बी ने इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किया था, इसका निर्माण विकास किया। पर यहाँ पर एक बात आज जान लीजिए कि 1958 में क्या था कि जैक किल्बी के साथ साथ 1958 में जैक किल्बी के साथ साथ रॉबर्ट नॉइस के द्वारा इसका विकास किया गया था। अर्थात देखा जाए, यदि आपके एग्जाम के द्वारा ये प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए कि आईसी चिप का निर्माण निम्न में से किस वैज्ञानिक ने किया, यदि आपके पास वहाँ केवल जैक किल्बी हो तो आप वहाँ केवल जैक किल्बी हो तो आप क्या करेंगे, उस उत्तर को सही मानेंगे। पर लेकिन यदि वहाँ पर क्या हो कि रॉबर्ट नॉइस का भी नाम दिया हो तो क्या करेंगे, आप इन दोनों को सही मानेंगे। यदि ऑप्शन में इन दोनों का नाम दिया है तो बहुत ही बेहतर, यदि केवल और केवल जैक किल्बी का नाम दिया हुआ हो तो आप उसे भी सही मानेंगे, पर केवल रॉबर्ट नॉइस का नाम दिया हो तो आप उसे सही नहीं मानेंगे। आइए हम बात करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था SSI और MSI, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, और एक है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। मैंने आपको बताया ना कि वहाँ पे क्या था, कई सारे आईसी चिपों का प्रयोग किया जा रहा था, तो उसका तो स्मॉल स्केल पे प्रयोग किया गया आईसी चिपों का, और यहाँ पर क्या था मीडियम मध्यम स्तर पर, और आगे चल के इस पीढ़ी में क्या हुआ कि लार्ज स्केल पर अर्थात LSI, अर्थात यहाँ पर कई बड़ी मात्रा में इसका प्रयोग किया जाने लगा आईसी चिप का, किस रूप में, प्रोसेसिंग डिवाइस बनाने के लिए। आइए हम बात करते हैं चौथी पीढ़ी के बारे में, और यहाँ पर किन हार्डवेयर का प्रयोग किया गया या किन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया गया, किसे बनाने में, कंप्यूटर को बनाने में, हम इसको देखेंगे। या ये मानव के जीवन में किस प्रकार के यहाँ पर जो कंप्यूटर बने वह मानव के जीवन में किस प्रकार बदलाव ला रहे थे, हम इन सारी चीज़ों को भी देखेंगे, समझेंगे, और यहाँ पर किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं ये भी जानेंगे। आइए देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है, चौथा जनरेशन समय क्या है, तो आप कहेंगे समय है इसका 1975 से 79 के मध्य में जो कंप्यूटर बने उन्हें क्या कहा गया कि वो जो कंप्यूटर है वे चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर है, अर्थात फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं। आइए देखें हम कौन कौन हार्डवेयर को यहाँ पर प्रयोग किया गया। मैं जैसे हटाता हूँ इसे और थोड़ा इसे जूम बैक कर देता हूँ आपके लिए, तो आप देख सकेंगे इसे बेहतर ढंग से। आइए देखते हैं, तो आप देखें कि तीसरी इस पीढ़ी में कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग, ये बहुत बड़ी बात है, माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग कब शुरू हुआ, किस पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया, ये प्रश्न आपके एग्जामिनर के द्वारा बार बार पूछा जाता रहा है। ये एकदम फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है आपका, एकदम ये संभावना बनी रहेगी कि यहाँ से यदि प्रश्न बनाएगा तो ये प्रश्न आपको हो सकता है देखने को मिल जाए। तो याद क्या रखेंगे कि फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया, किस रूप में, प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में, अर्थात अब जो थे आईसी चिप का प्रयोग बंद हो गया। पर इसके बारे में हम जानेंगे कि आईसी चिप का प्रयोग पूरी तरह से बंद नहीं हुआ था। हम इसको पहले समझते हैं, पहले माइक्रो प्रोसेसर क्या है, कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर में क्या क्या क्षमताएं थी, देखिए समझते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं कुछ कहूँ तो इस पीढ़ी में बने कंप्यूटरों में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया तथा माइक्रो प्रोसेसर में LSI आईसी चिप और VLSI आईसी चिप का प्रयोग किया गया। अब जिसे कहा गया क्या, जिससे माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता वृद्धि हुई। देखिए कहने का तात्पर्य क्या है, अभी भी आईसी चिप का प्रयोग हो रहा था, लेकिन लार्ज स्केल पे किया जा रहा था आईसी चिप का प्रयोग, या तो फिर बाद में जो इस जनरेशन के कंप्यूटर बने अर्थात 1975 हम देखा 79 तक, तो बाद में जो बने 80-85 के मध्य में जो कंप्यूटर बनना प्रारंभ हुए, वहां पर क्या हुआ, VLSI, इसका पूर्ण रूप पहले समझ लेते हैं कि इसका पूर्ण रूप है क्या। तो इसका पूर्ण रूप है कुछ इस प्रकार का, आप देख सकते हैं, इसका फुल फॉर्म है वेरी लार्ज, नाम से ही स्पष्ट हो गए, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अर्थात बहुत अधिक संख्या में क्या था, आईसी चिप का प्रयोग किया गया, और इन्हें संयुक्त रूप से क्या कहा गया, माइक्रो प्रोसेसर। अब क्या हुआ कि बहुत अधिक संख्या में जब आईसी चिप का प्रयोग किया गया तो इससे माइक्रो प्रोसेसर की जो क्षमता थी गणना करने की, प्रोसेस करने की, वह बढ़ गई थी। कुछ और बातें देखते हैं, चौथे जनरेशन में और क्या क्या बदलाव आए हैं या किन किन हार्डवेयर का प्रयोग किया गया उन्हें देखते हैं। जैसे यहां पर हमने देखा कि माइक्रो प्रोसेसर के इस्तेमाल से अब क्या बदलाव आएगा, बदलाव ये आएगा कि माइक्रो प्रोसेसर के निर्माण के विकास के बाद में अब जो कंप्यूटर बनेंगे बहुत ही छोटे होंगे, अत्यंत छोटे होंगे, और हाथ में लेकर चलने योग्य कंप्यूटर का विकास संभव हो सकेगा।
अर्थात माइक्रो प्रोसेसर बनने के बाद अब छोटे आकार के कंप्यूटर का निर्माण संभव हो चुका था, हाथ में आप उसको लेके चला जा सकता था। कुछ इस प्रकार के कंप्यूटर चौथे जनरेशन में बनना प्रारंभ हो गया था। सिर्फ किस यंत्र के कारण संभव हो पा रहा था? वो था माइक्रो प्रोसेसर। बहुत ही छोटा था, आकार बहुत ही छोटा था, देख सकते हैं आप है यहाँ पर कुछ इस प्रकार का यहाँ दिखता था। मैं इसको जूम करता हूँ आपके लिए, आप इसे देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार का माइक्रो प्रोसेसर दिखता है। वर्तमान समय में इसी का प्रयोग हमारे कंप्यूटरों में किया जा रहा था। तो इसका आविष्कार कब हुआ था? चौथी पीढ़ी में। तो ये याद रखेंगे आप। आइए हम लोग देखते वापस आते हैं और हम देखते हैं हमें और किन किन चीज़ों के बारे में जानना होता है चौथी पीढ़ी में। तो देख सकते हैं आप है यहाँ पर देखें कि प्राइमरी मेमोरी के रूप में रैम का प्रयोग किया जाता रहा। आपने देखा रैम का प्रयोग जो था, रैम का आविष्कार, इस यंत्र का आविष्कार कब हुआ? तीसरी पीढ़ी में हुआ और यहीं पर प्रयोग किया जाने लगा कंप्यूटर में तीसरी पीढ़ी में। पर चौथी पीढ़ी में रैम का प्रयोग अभी भी जारी था, लेकिन यह तीसरी पीढ़ी से बेहतर थी। तथा आगे बात करते हैं कि मेन स्टोरेज के लिए सेमीकंडक्टर मेमोरी का उपयोग प्रारंभ हुआ। वैसे तो मैंने बताया था कि वहीं पे प्रारंभ हो गया था, प्रारंभ हुआ। इसने तीसरी पीढ़ी में बने मैग्नेटिक टेप और डिस्क का स्थान ले लिया। ये बहुत बड़ी बात है कि मैंने आपको बताया था कि तीसरी पीढ़ी में क्या था कि मैग्नेटिक टेप और डिस्क का प्रयोग किया जा रहा था। किस रूप में किया जा रहा था? भंडारण के लिए, डाटा को, सूचना को रखने के लिए, मुख्य मेमोरी के रूप में। पर इसका स्थान किसने ले लिया था? तो आप कहेंगे सेमीकंडक्टर मेमोरी ने इसका स्थान ले लिया। तो ये बदलाव आया मेमोरी के साथ में, संशोधित हुआ, नए प्रकार के यंत्र बने और इनका प्रयोग फिर कंप्यूटर में किया जाने लगा। आगे बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कंपनी का बहुत बड़ा योगदान है कि यहाँ पर एक कंपनी जो है, देख सकते हैं IBM आपको शुरू से दिखेगा। हमने जब उद्भव पढ़ा तब भी हमने IBM कंपनी को देखा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, वहाँ पर भी देखा कि इसका योगदान कितना महत्वपूर्ण था कंप्यूटर के पहले प्रोटोटाइप को बनाने में। पहला जनरेशन में इसने कुछ कंप्यूटर बनाए, दूसरा जनरेशन में अपना योगदान दिया, तीसरा में भी योगदान दिया और वर्तमान समय में यह कंप्यूटर बनाने का कार्य कर रही है। आइए देखें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि IBM कंपनी ने 1981 में माइक्रो कंप्यूटर का विकास किया। आप बताइए, माइक्रो कंप्यूटर वर्तमान समय में आप जो डेस्कटॉप का प्रयोग करते हैं, जो लैपटॉप का प्रयोग करते हैं, लैपटॉप या डेस्कटॉप पर करते हैं, इसे क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे इसे माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। तो इसका आविष्कार कब हुआ? तो आप कहेंगे कि IBM कंपनी, ये 1981 में किस कंपनी ने किया? तो आप कहेंगे IBM कंपनी के द्वारा किया गया पहले माइक्रो कंप्यूटर का आविष्कार। तो अब इसे क्या कहा गया उस समय? क्या नाम उसी समय इसे पड़ा? PC, पर्सनल कंप्यूटर कहा गया। आइए, फोर्थ जनरेशन के अंदर हमें और किन बातों को जानना होता है हम उसे देखते हैं। जैसे अब कुछ बातें और स्पष्ट करूं। हार्डवेयर को हमने समझ लिया है, अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर में क्या क्या बदलाव आए हैं, क्योंकि कंप्यूटर के आधारभूत संरचना क्या है? तो आप कहेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इन दोनों से ही मिलकर तो कंप्यूटर बनता है। तो हम देखेंगे सॉफ्टवेयर को हमने देख लिया, हार्डवेयर को हमने देख लिया है। चौथे जनरेशन के अंदर में जो कंप्यूटर बने किन किन हार्डवेयर का प्रयोग किया गया। अब हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। तो सॉफ्टवेयर में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो था ना, सॉफ्टवेयर अब विकसित हो चुका था। अब क्या थे, नई नई तरह की भाषाओं का निर्माण हो रहा था, अर्थात हाई लेवल लैंग्वेज का निर्माण हो रहा था। उसके अंतर्गत कई सारी भाषाएं बने, जावा बनेगा, CC बनेगा, सारे बनना शुरू हो चुके रहेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या बदलाव आता है कि सॉफ्टवेयर में GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के विकास ने कंप्यूटर के उपयोग को सरल बना दिया। इसका मतलब आप समझते हैं, इसका तात्पर्य यह है कि कंप्यूटर में पहले क्या था, केवल और केवल कीबोर्ड के माध्यम से ही क्या था, कंप्यूटर को निर्देश दिया जा सकता था। लेकिन जब इसका आविष्कार हुआ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का, तो कंप्यूटर में क्या था कि जब आप कंप्यूटर को प्रारंभ करते तो यहां पर आपके पास आइकन होता। जैसे मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, वर्तमान समय में आप कंप्यूटर को चालू करें तो आपका विंडोज अपलोड हो जाता है और आप देखते कई सारे आपके वहां पर आइकन होते हैं ना, जैसे माई कंप्यूटर का, माई डॉक्यूमेंट का या रिसाइकिल बिन का। पर उस समय क्या था कि वहां पर यदि मान के चला जाए कि आपको माई कंप्यूटर खोलना होता तो पहले तीसरी पीढ़ी में
वहां पर आपको केवल और केवल कीबोर्ड के माध्यम से ही क्या था, कंप्यूटर को निर्देश देना पड़ता और उसके बाद ही आप रिसाइकिल बिन तक पहुंच पाते और किसी तरह का बदलाव कर पाते। पर चौथी पीढ़ी में क्या हुआ, जो सॉफ्टवेयर बने वो बहुत ही डेवलप थे और वहां पर इस फीचर का निर्माण हो गया। और इससे फायदा क्या हुआ कि अब जो था निर्देश था इसके माध्यम से भी, माउस के माध्यम से भी दिया जाने लगा। अर्थात माउस जो था ना चौथी पीढ़ी में बना। कीबोर्ड तो आ चुका था पहले ही, पर माउस मुख्यतः चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में आपको देखने को मिलेगा हार्डवेयर के रूप में, इनपुट डिवाइस के रूप में यहीं पर बनता है। और इसका प्रयोग किस रूप में किया जाने लगा, यहां पर इन आइकनों को किसके माध्यम से, किनके माध्यम से, कीबोर्ड के माध्यम से और माउस दोनों के माध्यम से निर्देश किया जा सकता था। तो इससे यह हुआ कि कंप्यूटर का उपयोग बहुत ही सरल हो गया। आगे हम बढ़ते हैं, हम बात करते हैं कुछ और, जैसे हमें क्या अन्य बातों को जानना है। हम सॉफ्टवेयर को देख रहे हैं कि चौथी पीढ़ी में किस प्रकार के सॉफ्टवेयर बने और इसने कंप्यूटर में क्या बदलाव लाया। तो हम देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम में यही समय है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में ही आपको मिलेगा क्या, MS DOS, MS DOS मिलेगा, MS विंडोज मिलेगा, एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा। ये इसी समय में विकसित आपको होता हुआ दिखेगा चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में। इस समय इन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण हो रहा था, हो चुका था या कह सकते हैं। साथ में चौथी पीढ़ी में महत्वपूर्ण बात क्या है कि हाई लेवल लैंग्वेज के रूप में आप देख सकते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज के रूप में C भाषा का विकास हुआ। अब जिससे क्या हुआ, जिसमें प्रोग्राम बनाना आसान था। मैं आपको फिर से स्पष्ट करूं, मशीन कंप्यूटर हमारा केवल एक भाषा को समझता है और वह है मशीन भाषा। और मशीन भाषा किस में बना होता है, तो आप कहेंगे ये तो बाइनरी नंबर में बने होते हैं। लेकिन अब जो हमारे यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर बनते हैं, जैसे MS वर्ड का जो सॉफ्टवेयर बनता है वो किस में बना होगा, तो आप कहेंगे हाई लेवल लैंग्वेज में बना होगा। पर क्या ये इस लैंग्वेज को समझ पाएगा हमारा कंप्यूटर, तो आप कहेंगे नहीं समझ पाएगा। तो इसे क्या किया था, ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से इसे मशीन लैंग्वेज में बनाया जाता है। और यहाँ पर जो भी निर्देश दिए गए हैं MS वर्ड में, कंप्यूटर से समझ जाता है, हमें फिर इनपुट के रूप में समझ जाता है, फिर आउटपुट के रूप में हमें परिणाम भी दे देता है आसानी से। तो जब हम लैंग्वेज पढ़ेंगे तो मैं आपको यहाँ पर बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास करूँगा कि जो लैंग्वेज होते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, मैं आपको वहाँ पर बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास करूँगा। बस यहाँ पर थोड़ा सा छोटी छोटी बातें जो है आपको बताता मैं चल रहा हूँ, जिससे क्या हो कि आपका कंसेप्ट डेवलप हो और यदि यहाँ पर प्रश्न बन जाते हैं आपके, तो आप आसानी से प्रश्नों को हल कर पाएँ। आइए देखते हैं कुछ और बातों को। जैसे ये वही दौर है, अब कंप्यूटर जो थे डेवलप था, क्योंकि हार्डवेयर अब पूर्ण हो चुका था। हार्डवेयर में कई सारी चीज़ें आ गई थी, क्योंकि प्रोसेसिंग के लिए माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जा रहा था, स्टोरेज के लिए रैम का, स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया, सेमीकंडक्टर मेमोरी का प्रयोग किया जा रहा था। रैम का प्रयोग हो रहा था किस रूप में, प्राथमिक मेमोरी के रूप में, जिससे क्या हुआ था, माइक्रो प्रोसेसर की जो गति थी गणना करने की बढ़ चुकी थी। साथ में सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल डेवलप था, अब GUI आधारित पर अवधारणा का विकास हो चुका था। तो यही समय था इंटरनेट के विकास का, नेटवर्क का विकास का, अर्थात नए नए नेटवर्क बनना प्रारंभ हुए और वहीं पर बना लैन और वैन। इंटरनेट का युग आ चुका था, अर्थात लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, है ना। लैन का मतलब इंट्रानेट और वैन का मतलब इंटरनेट। तो इंटरनेट की अवधारणा का विकास किस जनरेशन के कंप्यूटर संभव हो पाया, ये चौथी जनरेशन में जो कंप्यूटर बने ना, इन्होंने ही कई प्रकार के नेटवर्क का निर्माण किया। तो इंटरनेट का विस्तार लगभग यहाँ पर इस समय तक हो चुका था। इंटरनेट का आविष्कार हो चुका था। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इंटरनेट में सबसे ज़्यादा सहयोग किसने किया डेवलप करने में, चौथी पीढ़ी कंप्यूटरों ने इंटरनेट के नेटवर्क के निर्माण में सबसे ज़्यादा सहयोग किया। तो मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं यहाँ पर जरा आपको, जैसे कि चौथी पीढ़ी में जो कंप्यूटर बने, इन्हीं कंप्यूटरों के माध्यम से क्या हुआ, कंप्यूटर नेटवर्क लैन और वैन का विकास हुआ। लैन को कहा जाता है क्या चीज, इंटरनेट, और इसे क्या कहा जाता है, इंटरनेट। एक साधारण सा प्रश्न पूछता हूँ, बताइए कि निम्न से किस पीढ़ी के कंप्यूटरों के सहयोग से इंटरनेट का विकास हुआ, तब क्या कहेंगे, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के सहयोग से। चौथी पीढ़ी में जब कंप्यूटर बने वो हाई स्पीड के थे, अच्छे गणना करने में बहुत ही ज़्यादा सक्षम थे, उनकी गति बहुत ही अधिक थी, जिस कारण से क्या हुआ कि यहाँ पर कंप्यूटर का नेटवर्क बन पाया। आगे हम बात करते हैं कुछ कंप्यूटर के बारे में, कौन कौन से कंप्यूटर इसमें बने हैं, तो उनको देख लेते हैं हमें।
तो आप देख सकते हैं एक है IBM, IBM को हर जगह दिखेगा, पहली पीढ़ी, दूसरी, तीसरी, चौथी, आपको पांचवी में भी दिखेगा आपको IBM PC XT, और दूसरा है एप्पल 2। आपने एप्पल 2 के बारे में सुना भी होगा, मैंने आपको बताया था ना कि 1977 में एप्पल कंपनी ने पहला माइक्रो कंप्यूटर लाया था। आपको मैंने बताया था वहाँ पर माइक्रो कंप्यूटर का आविष्कार इसने किया था। 1970 में क्या होता, माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण हो गया, और 7 सालों के बाद ही एप्पल कंपनी ने क्या किया, एप्पल 2 नाम से ही क्या था, कंप्यूटर ले आया। एप्पल 2 नाम से ही माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण कर दिया। माइक्रो कंप्यूटर मतलब वर्तमान में जो आप लैपटॉप प्रयोग करते हैं या डेस्कटॉप प्रयोग करते हैं, उन्हें कहा जाता है कि वो माइक्रो कंप्यूटर है। आगे बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। हो सकता है आपका एग्जाम में यह प्रश्न पूछ दें, तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या प्रश्न आपसे पूछ सकता है। कुछ इस प्रकार, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, जरा मैं इसे हटा लूँ पहले, और यहाँ पर क्या है, माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण किसने किया, का विकास किसने किया, तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे एमी हॉफ ने माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया या विकास किया। किस वर्ष किया, तो आप कहेंगे 1971 में। ध्यान रखें, एमी हॉफ ने विकसित रूप का, वैसे 1970 में ही आ चुका था माइक्रो प्रोसेसर, पर इन्होंने जो बनाया वो बहुत ही विकसित माइक्रो प्रोसेसर था। आगे बढ़ते हैं, हम 5वीं जनरेशन के कंप्यूटर को देखते हैं, या कुछ बातें और भी हम कर लेते हैं। जैसे चौथी पीढ़ी कंप्यूटर में जो कंप्यूटर बने, उन्होंने उनका किन किन क्षेत्रों में योगदान रहा या उनका कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाने लगा, हम उनको देखते हैं। आइए देखें जरा। तो आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर के अंदर में मल्टीटास्किंग फीचर, वर्तमान में मल्टीटास्किंग का मतलब मैंने आपको शायद कुछ गलत बताया। 3rd जनरेशन में मल्टीटास्किंग का फीचर का आविष्कार नहीं हुआ था, सॉरी, वहाँ पर वो गलत था, उसे आप सही ना माने। 4थी जनरेशन में जो कंप्यूटर बना ना, उसमें फीचर था मल्टीटास्किंग का। यदि आपके एग्जामिनर ये प्रश्न पूछता है कि बताइए कि मल्टीटास्किंग का फीचर युक्त जो कंप्यूटर बना वो किस पीढ़ी में बना, तो आप क्या कहेंगे, 4थी पीढ़ी में। आगे हम बात करते हैं, और यहाँ पर जो कंप्यूटर की गणना करने का जो समय है किसे मापा गया, तो आप कहेंगे पिको सेकेंड में। साथ में मैंने आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताया कि GUI का विकास, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का विकास हुआ, जैसे को मैंने पहले ही आपको बताया। प्रयोग कहाँ कहाँ हो रहे हैं, तो देखिए अब कंप्यूटर का दायरा बढ़ चुका है, अब कंप्यूटर कई सारे क्षेत्रों में प्रयोग होता हुआ दिखेगा आपको। जैसे यहाँ पर इस पीढ़ी में बने कंप्यूटर का इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, व्यावसायिक उत्पादन और व्यक्तिगत उपयोग करने में प्रयोग किया गया। लोगों के साथ अब जुड़ता जा रहा है कंप्यूटर। हम बात करते हैं 5वीं जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में, वहाँ पर किन हार्डवेयर का प्रयोग किया गया उनको देखते हैं। 5वीं जनरेशन समय क्या है, तो ये समय आपका 1989 से अब तक अर्थात अभी तक जो भी कंप्यूटर बन रहे हैं उन्हें कहा था कि वो 5वीं जनरेशन के कंप्यूटर अर्थात 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर है। आइए देखें कि यहाँ पर किस तरह के डिवाइस का प्रयोग हो रहा है। वर्तमान समय को हम लोग देखते में चलेंगे, पर यहाँ पर हम इस समय से भी प्रारंभ करेंगे कौन कौन से युक्ति का प्रयोग किया जा रहा था, यंत्र का प्रयोग किया जा रहा था कंप्यूटर को बनाने में। आइए देखें, थोड़ा जूम कर दिया जाए इसे, तो हम देख सकते हैं, आप इसे हटा दूं, ये है आपका 5वां जनरेशन। तो इस पीढ़ी कंप्यूटर में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से बने माइक्रो प्रोसेसर का चिप का विकास हुआ। समझ रहे हैं, यहां पर अब क्या था कि आईसी चिप का प्रयोग तो हो रहा था, लेकिन बहुत ही अधिक मात्रा में। एक तो अल्ट्रा लार्ज और दूसरा क्या है, सुपर लार्ज आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का प्रयोग किया जा रहा था। किसे बनाने में, माइक्रो प्रोसेसर चिप को बनाने में। तो इस पीढ़ी कंप्यूटर में किसका प्रयोग हुआ, यूएलएसआई और एसएलएसआई से बने माइक्रो प्रोसेसर की यहाँ पर प्रयोग प्रारंभ हो गया था। हो सकता है आपका एग्जाम में यह प्रश्न पूछे कि यूएलएसआई का पूर्ण रूप क्या है या एसएलएसआई का पूर्ण रूप क्या है, तो याद क्या रखें, इसका मतलब होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और इसका है सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इस रूप में इसे याद रखें। अब हम बात करते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में, जैसे प्राइमरी मेमोरी के रूप में रैम और रोम का प्रयोग प्रारंभ किया जाने लगा क्योंकि अब तक जो थे रोम भी डेवलप हो चुका था। अब इसका प्रयोग किस रूप में किया जा रहा था, प्राथमिक मेमोरी के रूप में। मुख्य मेमोरी के रूप में किसका प्रयोग किया जा रहा था, तो आप कहेंगे ऑप्टिकल डिस्क, जैसे सीडी या डीवीडी का विकास इस समय हो गया। और वर्तमान में समय आप जानते हैं हार्ड डिस्क आ गया है, हार्ड डिस्क का प्रयोग होता हुआ दिखेगा, एसएसडी कार्ड का प्रयोग होता हुआ दिखेगा आपको, और कई प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का, जैसे एसडी कार्ड आप जो प्रयोग करते हैं ना, क्या बोलते हैं, एक होता है एसडी कार्ड,
एडी कार्ड जो मोबाइल फ़ोन वगैरह में यूज करते हैं, वैसे कई प्रकार के यंत्र आपको अब तक डेवलप हो चुके हैं जिसका प्रयोग कंप्यूटर में किया जा रहा है। आगे कुछ और बातें, जैसे और क्या बदलाव आते हैं, जैसे नए नए हार्डवेयर तो बन चुके थे, नए नए हार्डवेयर जो थे, नए हार्डवेयर के नए यंत्र बनाए जा रहे हैं, तो उससे कंप्यूटर में क्या बदलाव आ रहा है। तो देखिए कंप्यूटर में कई सारे बदलाव आ रहे थे, यहाँ पर देखने को मिल रहे थे। जैसे यहाँ पर क्या किया गया कि दो प्रोसेसर को एक साथ जोड़कर तथा पैरेलल प्रोसेसिंग द्वारा कंप्यूटर प्रोसेसर की गति को और भी तेज किया गया। यहाँ पे क्या किया गया कि दो प्रोसेसर अर्थात दो माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया, एक साथ उसे जोड़ दिया गया, या तो फिर पैरेलल प्रोसेसिंग का प्रयोग द्वारा क्या किया कंप्यूटर की प्रोसेसर की गति को और भी तेज बना दिया गया। कुछ और बातें, जैसे नेटवर्किंग के फील्ड में इंटरनेट, ईमेल, वर्ल्ड वाइड वेब का विकास हुआ। आप यही समय देख सकते हैं कि यहाँ पर नेटवर्किंग के फील्ड में इंटरनेट का, ईमेल का, वर्ल्ड वाइड वेब का विकास हुआ। ये समय था, पांचों जनरेशन में इन सारी चीज़ों का विकास हुआ। चौथा जनरेशन मैंने आपको बताया था कंप्यूटर नेटवर्क के लिए लैन और वैन नेटवर्क का निर्माण किया। कंप्यूटर का नेटवर्क तैयार हुआ लैन और वैन। लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क और वैन का मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। तो उसका विकास हो चुका था। पर इंटरनेट के बारे में पूछेगा तो आप क्या कहेंगे, बताएंगे कि इंटरनेट का विकास किस जनरेशन के कंप्यूटर के द्वारा संभव हो पाया, तो आप कहेंगे 5वीं जनरेशन के कंप्यूटर के द्वारा यह संभव हो पाया। ईमेल कब आया, 5वीं जनरेशन। वर्ल्ड वाइड वेब कब आया, 5वीं जनरेशन में इस कंप्यूटर के आने के बाद ही। आगे साथ में देख सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अवधारणा का विकास हुआ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अवधारणा का विकास। कुछ और बातें, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विकसित करने का प्रयास किया गया ताकि परिस्थिति के अनुसार कंप्यूटर निर्णय ले सके। वर्तमान से आप जानते हैं यूट्यूब आप इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर क्या कोई व्यक्ति बैठा हुआ है आपके सजेशन देने के लिए, आप कुछ भी सर्च करते हैं आपको सजेशन आता है, कुछ रिकमेंडेड वीडियो आता है, क्या कोई व्यक्ति कर रहा होगा या नहीं? ये सारा कार्य कौन कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इस रूप में आप समझेंगे। साथ में कुछ और बातें कर लिया जाए, जैसे पोर्टेबल पीसी या डेस्कटॉप पीसी ने कंप्यूटर को जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र से जोड़ा। अब यहाँ पर वर्तमान समय में आप जानते हैं किस प्रकार के कंप्यूटर का निर्माण हो रहा है। पोर्टेबल पीसी आ गया है, पोर्टेबल पीसी, लैपटॉप जो होता है, लैपटॉप पोर्टेबल पीसी भी कहा जाता है उसे। पोर्टेबल पीसी आ गया, डेस्कटॉप का प्रयोग हो रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे कंप्यूटर ना जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र से एकदम जुड़ गया है, यहाँ पर देखने को वो स्पष्ट मिलता है। कुछ और बातें जान लेते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक बबल मेमोरी के प्रयोग से स्टोरेज क्षमता। देखिए यहाँ पर क्या किया गया ना कि मेमोरी के लिए ना मैग्नेटिक बबल का प्रयोग किया गया। अब इससे क्या हुआ कि जो मुख्य मेमोरी की जो क्षमता थी उससे क्या हुआ, बहुत ही वृद्धि हो गई थी, क्षमता में बहुत अधिक ज़्यादा वृद्धि हो गई। वर्तमान समय में हार्ड डिस्क वगैरह जो प्रयोग हो रहा है ना वो इसी तथ्य पर आधारित है, मैग्नेटिक बबल पर। साथ में उपयोग के बारे में मैंने आपको बताया, इंटरनेट और मल्टीमीडिया में आप कंप्यूटर का उपयोग होता है, आप देख रहे हैं। साथ में आप देखते हैं प्रत्येक व्यवसाय के स्तर पे, व्यापारिक स्तर पे, सरकारी दफ्तर में या छोटे मोटे व्यापार में भी क्या था, अब कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये था हमारा कंप्यूटर का विकास हम पढ़ रहे थे, और इसके अंतर्गत में मैंने बताया कि कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण कर रखा गया है मुख्यतः 3 आधारों पे। और सबसे पहला आधार के बारे में बात किया, हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार 5 प्रकार थे। हमने 5 प्रकारों को देखा कि उन्हें पीढ़ी का नाम दिया गया है, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर। हमने इन सारी चीज़ों को पढ़ा। यहाँ किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो भी प्रश्न बनते हैं या बने हैं अब तक जो आपके एग्जाम के द्वारा पूछा गया है या पूछे जाने की जो संभावना है उस पर क्या करूंगा, एक डेडिकेटेड वीडियो ले आऊँगा और यहाँ पर आपको उन सारे प्रश्नों से आपको मैं परिचित करवा दूंगा, जिससे क्या होगा कि आप यहाँ अच्छा से अभ्यास, पहले तो आपका थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो चुका होगा, आपके पास एक कंसेप्ट डेवलप हो चुका रहेगा। तो आप यहाँ से जब पढ़ के वहाँ जाएंगे, प्रश्नों को हल करेंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और एग्जाम में यदि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है तो भरोसा रखें प्रश्न की गलत होने की संभावना आपसे कम ही होगी। तो मैं साथ में आपको ये भी करना चाहता हूँ कि हम विकास को तो पढ़ रहे हैं। आज मैंने पहले आधार के बारे में बात किया। अगली वीडियो में मैं अगला वीडियो तो मैं यहाँ प्रश्न को आपके लिए प्रश्न यहाँ ले आऊँगा, और उसके बाद की वीडियो में मैं क्या करूँगा कि हम उसके दूसरे तीसरे आधार के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर हम इसके कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, और तीसरा आधार जो था हमारा कि आकार और कार्य के आधार पर कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं, मैं उस पर क्या करूँगा, उस पर वीडियो ले आऊँगा। और साथ में सबसे पहले हम लोग थ्योरी का सेक्शन करेंगे और उससे किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं मैं उसके लिए क्या करूँगा, अलग से वीडियो ले आऊँगा और आपको वहाँ पर मल्टीपल क्वेश्चन के आधार पे ही वहाँ पर प्रश्नों को हल करवाऊँगा, जिससे आप क्या हो एग्ज़ाम के लिए पहले से अभ्यस्त हो जाएँ और आपका एग्ज़ाम बेहतर से बेहतर हो।
तो मैं अंत में यह कहना चाहता हूँ कि आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ इस कक्षा में जुड़ने के लिए। थैंक यू एवरीवन।